हे माय लवलीज पराठाज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन और उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना और मेरी छोटी सी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलिएगा। तो जैसा भी लगे आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। विंग सिचन को कहता है, नहीं मुझे पहले ना कंप्लेन करना है, उसके बाद घर जाऊंगा मैं, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो ना। तो लैन सिचन कहता है, ठीक है हम रास्ते में कंप्लेन करते हैं, अभी तुम मेरे साथ घर चलो। देखो रात हो गई है ना बहुत ज़्यादा, सबको तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही होगी घर पे, चलो ना भाभी। विंग कहता है, ठीक है फिर चलो। ये कहते हुए वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है और सुयांग की तरफ देखकर बोलता है, बाय बाय बागर बिल्ले, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। और लैन सिचन के साथ उस प्राइवेट रूम से वो बाहर निकल जाता है। सुयांग चाहकर भी विंग को नहीं रोक पाता है और उसके जाने के बाद वापस से सैड होकर ड्रिंक करने लगता है। वहीं क्लब के बाहर लैन सिचन विंग को लेकर जैसे ही बाहर निकलता है, वांगजी तुरंत तुरंत आकर विंग को संभाल कर अपने गोद में उठाकर उसे कार में बिठा देता है। लैन सिचन भी उन दोनों के पीछे जाकर कार में चुपचाप से बैठ जाता है और वांगजी से पूछता है, भाई आपको कैसे पता चला भाभी यहाँ पर है। लैन सिचन की बातें सुनकर वांगजी 1 घंटे पहले का फ्लैशबैक सोचने लगता है। 1 घंटे पहले जब विंग गुस्से के मारे घर से बाहर निकल गया था तो वांगजी पागलों की तरह विंग को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि वो सारे बॉडीगार्ड सबको चकमा देकर निकल गया था और उसके आदमी भी विंग का पता नहीं लगा पा रहे थे। वांगजी ने लगभग पूरा का पूरा चाइना शहर ही छान मारा था। वो हर जगह विंग को ढूंढता है, लेकिन वांगजी ने किसी भी डिस्को पब या बार में विंग को नहीं ढूंढा, क्योंकि वांगजी को विंग इस तरह का लड़का लगता ही नहीं था जो वो किसी ऐसी जगह पर जाए और एंटरटेन करने के लिए ये सभी थिंग्स करे। वांगजी को विंग तो एक नॉर्मल सिंपल सा मतबासी और शरारतें करता हुआ लड़का ही समझ में आ रहा था। वांगजी को लगता था कि विंग ने आज तक कभी ड्रिंक भी नहीं किया होगा। पर वांगजी विंग को ढूंढते हुए पूरी तरह से जब थक गया तो उसने अपने एक खास आदमी को कॉल करके उसकी हेल्प मांगी विंग को ढूंढने के लिए। एंड अनएक्सपेक्टली उसके आदमी ने सबसे पहले चाइना के सारे बार में ही विंग को ढूंढना शुरू कर दिया और विंग चाइना के सबसे चौथे बड़े लग्जरियस क्लब में ही विंग को मिल जाता है। उस आदमी के लैपटॉप में उस बार का सीसीटीवी फुटेज चल रहा था। उसने विंग को देखते ही वांगजी को उस बार के बारे में बताया और उस बार के सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस भी दे दिया, क्योंकि वो बार वांगजी का ही था। वांगजी ने जब सीसीटीवी में विंग को ड्रिंक करते देखा तो उसे ज़्यादा बुरा नहीं लगा, क्योंकि विंग किसी लड़की या लड़की के साथ बैठकर ड्रिंक नहीं कर रहा था, वो अकेले ही ड्रिंक कर रहा था। इसलिए वांगजी ने डिसाइड किया कि वो विंग पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेगा। फिर वांगजी सीसीटीवी को देखते हुए अपनी कार ड्राइव करके उस बार की तरफ जाने लगा। पर अभी तक वांगजी आधे रास्ते ही पहुंचा था कि उसने देखा कि कोई लड़का विंग के टेबल पर जाकर के उसे बदतमीजी करने लगा है। विंग को देखकर वांगजी को लग रहा था कि जैसे वो उस लड़के को बार बार वहां से जाने को बोल रहा था, लेकिन वो लड़का उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। ये देखकर उसकी प्यारी वाइफ के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, वांगजी की आंखों में तो खून ही उतर आया था। वांगजी ने अपनी कार की स्पीड और भी तेज कर दी। तभी वांगजी ने देखा कि वो आदमी अपना हाथ आगे बढ़ाकर विंग को छूने ही वाला था कि विंग उस लड़की के सर पे बॉटल फोड़ देता है और वो सारी चीज़ों को बहुत ही गौर से ध्यानपूर्वक वो देखने लगता है और उस लड़के की हालत देखकर वांगजी को हंसी आने लगती है। हो उसकी वाइफ ही बहुत ही ज़्यादा समझदार है, स्ट्रांग भी जो है। तभी देखता है कि उस लड़के के बॉडीगार्ड विंग की तरफ बढ़ रहे हैं। यह देख करके आंखों में खून उतर आता है वांगजी का। तभी वांगजी देखता है कि उस बॉडीगार्ड के हाथ विंग से कुछ ही इंच की दूरी पर ही था कि सुयांग तभी पता नहीं कहाँ से वहाँ पे अचानक आ जाता है और उसने उस बॉडीगार्ड के सर पर एक बियर की बोतल तोड़ देता है और विंग को बचा लेता है। वांगजी को सुयांग को देखकर पता चल गया था कि वो भी विंग को बहुत ही ज़्यादा लाइक करता है। लाइक मतलब वो बहुत ज़्यादा शायद से प्यार करता है और विंग को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव भी है, क्योंकि सुयांग ने वहाँ आने के बाद से ही अपनी नज़र एक बार भी विंग से नहीं हटाई थी। और जहाँ तक
बात रही वहाँ पर खड़ी बाकी सभी लड़कियों को, सुयांग ने उसकी तरफ एक बार भी नज़र उठाकर देखा भी नहीं था और वो विंग को खुद संभाल कर वहाँ से ले जाता है, जबकि वो अपने सेक्रेटरी या असिस्टेंट को बोल सकता था उसको ले जाने के लिए, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। वांग जी के मन में इस समय बहुत ही ज़्यादा मिक्स इमोशन आ रहे थे। एक तरफ तो वो स्वयं का शुक्रगुजार था कि उसने विंग की हेल्प की और दूसरी ही तरफ स्वयं को विंग से दूर करना चाहता था। वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था, उसे अच्छा भी लग रहा था, उसे बुरा भी लग रहा था और सबसे ज़्यादा वो जेलस फील कर रहा था जिस तरह से स्वयं ने उसे अपनी बाहों में होल्ड किया हुआ था और वो उसे वहाँ से ले करके गया हुआ था। लैन सिचन वांग जी को अपने ख्यालों में खोया देखकर उसको हिलाते हुए कहते हैं, क्या हुआ भाई, मैंने आपसे कुछ पूछा है, उसका जवाब दो ना। वांग जी कहता है, अरे हाँ, वो मैंने अपने दोस्त से पता करवा था कि वो यहाँ पर है। लैन सिचन कहता है, फिर मुझे क्यों बुलाया था इनको ले आने के लिए, आप खुद ही जाकर तो ला सकते थे ना। वांग जी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी हमारे शादी के बारे में किसी को भी पता चले। वो दोनों अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि उतने में ही विंग अपनी आंखें खोल लेता है और वो लैन सिचन की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे मेरा फ़ोन दो, मुझे अंकल से कंप्लेन करनी है, दो ना। लैन सिचन कहता है, ठीक है, मैं आपको फ़ोन दे दूंगा, लेकिन पहले ये तो बताओ आप भाई को बोलोगे क्या। विंग अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ अंकल को बताऊंगा। और वो जिद करने लगता है, दो फ़ोन दो, मुझे फ़ोन दो ना, फ़ोन दो ना, फ़ोन दो ना, मैंने कहा ना मेरा फ़ोन दो 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 ना। लैन सिचन विंग को चिल्लाते हुए देखकर उसे फ़ोन दे देता है। विंग नशे में होने के कारण अपनी आइज़ भी सही से ओपन नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह फ़ोन लेकर वो अंकल को कॉल लगाता है, लेकिन लग वांग जी को कॉल जाता है। वांग जी देखता है कि उसका हस्बैंड उसके बगल में बैठकर उसी को कॉल कर रहा है, तो वो विंग को घूर कर देखने लगता है और फिर फ़ोन को उठा लेता है। विंग जब देखता है कि कॉल को रिसीव कर लिया गया है तो बिना सोचे समझे बोलना वो स्टार्ट कर देता है। विंग कहता है, भाई मुझे इस हैंडसम जानवर के पास नहीं जाना, अंकल प्लीज़ प्लीज़ ना, मुझे बचाओ, मुझे ये हैंडसम जानवर नहीं चाहिए, ये बहुत गंदा है, ये बहुत ही ज़्यादा गंदा है, मेरी एक भी बात नहीं सुनता और हमेशा मेरे ऊपर चलाता रहता है और मेरे साथ जाती भी करता है, पता नहीं क्या क्या करते रहता है और हमेशा मेरे साथ चिपकते रहता है, मुझे इसके साथ नहीं रहना, ये बहुत दुष्ट है, मुझे आकर जल्दी जल्दी से ले चलो एक हैंडसम जानवर के पास से, क्योंकि मैं एक मिनट भी उसके साथ नहीं रहूँगा, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं जाना। वांग जी विंग की बातें सुनकर अपनी छोटी आंखें कर उसे घूर कर देखने लगता है और अपने मन में कहता है, मैं हैंडसम जानवर हूँ, तुम्हें तो ये जानवर घर जाने के बाद पूरा ही खा जाएगा। और वहीं उन दोनों की पास बैठे लैन सिचन विंग की बातें सुनकर जोर जोर से पीठ पकड़ के हंसना स्टार्ट कर देता है। उसको ऐसे हंसता देखकर वांग जी चिढ़ जाता है और वो विंग के हाथों से फ़ोन छीन लेता है। वांग जी के फ़ोन छीनते ही विंग जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है। रोते हुए लैन सिचन से कहता है, तुम्हारा भाई बहुत ही गंदा है, वो ना हमेशा मुझे टॉर्चर करता रहता है और मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी भी कर ली और पता है उस छिपकली की वजह से इन्होंने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया। आज इनको बोलो मैं इनका आज से कोई वाइफी नहीं हूँ, ये मुझे मारते हैं और मुझे बुली 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 भी करते हैं और तो और बेड पे भी जेंटल नहीं है, इसलिए आप मेरे साथ नहीं रहूँगा, मैं आपके साथ नहीं रहने वाला, मैं अंकल को बोल दूँगा इनको घर से बाहर निकाल दे और इसकी कंप्लेन कर दूँगा, फिर अंकल इनको खूब मारेंगे, देख लेना तुम। हाँ। विंग की बातें सुनकर लैन सिचन के पीठ में हंसते हंसते दर्द होने लगा था और वो हंसते हुए वांग जी से कहता है, क्या भाई अब आपकी ऐसी कंप्लेन आने लगी है। हाँ, मुझे लगा नहीं था कि मेरा भाई ऐसा कुछ कर सकता है और ऐसा कंप्लेन फ्यूचर में हमें सुनने को मिलने वाला है। विंग और भी कुछ बोलने वाला होता है कि तभी वांग जी उसके मुंह को हाथों से कवर कर देता है और उसको अपनी गोद में उठाकर बिठा लेता है। विंग गुस्से में वांग जी के हाथ को काट लेता है और कहता है,
मुझे बेबी ब्रो को सब बताना है। मेरा मुंह बंद मत करो ना, मुझे बेबी ब्रो को बोलना है, मुझे तुम्हारी कंप्लेन करनी है। समझे? तो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। बेबी ब्रो वो क्या है ना, मुझे किस करते टाइम ना वो और इससे आगे कुछ और कहता वांग जी इस बार फिर उसके मुंह को बंद कर देता है और अपनी आंख दिखाते हुए कहता है, अगर तुमने एक शब्द भी इसके आगे बोला तो सोच लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। विंग वांग जी की बात सुनकर डर जाता है और रोने लगता है। विंग को रोता हुआ देखकर वांग जी को अच्छा नहीं लगता है और वो उसे मनाते हुए कहता है, अच्छा बताओ मैं क्या करूँ जिससे तुम्हारा रोना बंद हो जाए। विंग वांग जी की बात सुनकर रोना बंद कर देता और कहता है, पक्का ना, मैं जो बोलूँगा वो करोगे ना आप? वांग जी कहता है, पक्का पक्का करूँगा, बस तुम रोना मत, ठीक है ना? और अपने मन में कहता है, लिटरली मैं बहुत ही ज़्यादा इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो गया तुम्हारे रोने से। विंग उसके डेजीमिंग से उसको खींच कर लाते हुए उसे कहता है, फिर मुझे सॉरी बोलो, कान पकड़ कर उठक बैठक करो। विंग की बात सुनकर वांग जी लगभग चिल्लाते हुए कहता है, क्या क्या कहा तुमने? अभी मुझे करने के लिए? हाँ। विंग दोबारा रोना शुरू कर देता और कहता है, हाँ, मुझे पता था तुम नहीं करोगे, तुम हमेशा उस चुड़ैल की बात मानो, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हें कुछ नहीं कहना, तुम बहुत दुष्ट हो, बहुत गंदे हो। वांग जी कहता, अरे यार रोना बंद करोगे? और तुमसे माफ़ी मांगना है ना, ओके सॉरी, अब रोना बंद कर दो। विंग कहता है रोते हुए, नहीं मुझे ऐसी सॉरी नहीं चाहिए। वांग जी इरिटेट होते हुए कहता है, फिर कैसी सॉरी चाहिए बोलो, हाँ कैसे बोलना होता है बताना जरा मुझे। विंग कहता है, जैसे छिपकली और चुड़ैल के सामने मेरे ऊपर हाथ उठाया ना, उसी उसी तरह उन दोनों के सामने सॉरी सॉरी भी चाहिए मुझे, समझे ना, वरना मैं रोऊंगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो मैं। और फिर वो अपने आंसू को वाइप भी कर रहा था और बोल रहा था, मैं ना अंकल को बता दूंगा तुम मुझे। वांग जी उसकी बातों को बीच में काट के बोलता है, ठीक है उन दोनों के सामने ही तुम्हें सॉरी बोल दूंगा, खुश? विंग वांग जी की बातें सुनकर स्माइल करने लगता है, उसके गाल पर किस करके कहता है, हैंडसम जानवर, तुम दोबारा ऐसी गलती मत करना, नहीं तो मैं सॉरी बोलने से भी माफ़ नहीं करूँगा। फिर विंग वांग जी के सीने पे हाथ चलाने लगता है। वांग जी बार बार उसकी हाथों को हटाता है लेकिन फिर भी वो नहीं मानता है। फिर कुछ सोच कर कहता है, मुझे तुमको किसी करनी है। और विंग वांग जी से कहता है, वांग जी कहता है विंग से, बिल्कुल नहीं, अभी चुपचाप बैठो यहाँ पे। विंग कहता है, नहीं नहीं मुझे तो करनी है करनी है करनी है, तुम भी तो करते हो ना, जब मेरा मन नहीं होता है मुझे कभी भी कहीं से भी झपटा मारते हो जैसे कि मैं कोई खाना हूँ। एक बिल्ली अपने शिकार के ऊपर कैसे झपटा मारती है वैसे तुम मेरे ऊपर झपटा मारते हो और मुझे किस करना स्टार्ट कर देते हो, पर मुझे अभी किसी चाहिए 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 चाहिए। विंग की बातें सुनकर वांग जी को ना ही बोलते बन रहा था ना ही हाँ बोलते बन रहा था, क्योंकि लैन सिचन उसके पास ही बैठा हुआ था। लैन सिचन उन दोनों की बातें सुनकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, ऐसा करो भाई, आप मुझे ना यहीं पे आई एम सॉरी उतार दो। आई एम रियली सॉरी, मुझे भी हंसी आ रही है। मैं ड्राइवर को बुलाकर उसके साथ चला जाऊंगा और आप दोनों अपना कंटिन्यू करो, ठीक है ना? क्योंकि आप देख नहीं रहे हो भाभी कितनी क्यूट तरीके से आपसे एक किस मांग रही हैं, आप दे दो ना। अगर आप नहीं दोगे तो क्या पता और ज़्यादा गुस्सा हो गई तो। वांग जी लैन सिचन की बात सुनकर उसे घूर कर देखने लगता है, फिर विंग को डांटते हुए कहता है, अगर अब एक सब भी तुमने अपने मुंह से निकाला तो कार के बाहर फेंक दूंगा, समझे? वांग जी के डांटते ही विंग और जोर जोर से रोने लगता है, रोते हुए कहता है, तुम बहुत गंदे हो, बहुत दुष्ट हो, हमेशा मुझे डांटते रहते हो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, जाओ। और दूसरी साइड मुंह फुलाकर बैठ जाता है। ऐसे ही लड़ते झगड़ते दोनों घर पहुंच जाते हैं। कार से उतरकर वांग जी विंग को जबरदस्ती कार के बाहर उतार के हॉल में लेके आता है और जैसे ही ऊपर लेकर जाने को होता है, विंग जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर सारे लोग हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। विंग रोते हुए लैन सिचन से कहता है, मुझे मेरा फ़ोन वापस करो, मुझे अंकल से कंप्लेन करनी है हैंडसम जानवर के बारे में, मुझे अब यहाँ पर नहीं रहना, ये हैंडसम जानवर बहुत बहुत गंदा है।
तभी वहाँ पे मिस्टर क्रिस भी आ जाते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी देर से विंग को ढूंढने में लगे हुए थे वांग जी के कहने पे। तभी लैंसी चैन कहते हैं, अरे भाभी, अपने घर में कोई हैंडसम जानवर नहीं है, फिर आप किसकी बातें कर रहे हो? हाँ, मुझे तो कोई जानवर दिख ही नहीं रहा है। विंग अपनी उंगली को वांग जी की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, ये रहा हैंडसम जानवर, बूढ़ी आंखों वाला, देखो हमेशा मुझे अपनी बूढ़ी बूढ़ी आंखों से डराता रहता है। लैंसी चैन कहता, अरे वाह भाभी, आपको भी पता चल ही गया कि आपका पति एक जानवर है, वो भी खूंखार जानवर, जिंदा ही निगल जाता है इंसानों को और पता भी नहीं चलता। लैंसी चैन की बातें सुनकर जहाँ सब लोग मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं, वहीं वांग जी उसकी अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा होता है। लैंसी चैन को जब अपने ऊपर किसी की तपती हुई आइज़ फील होती है, नज़र फील होती है, तो वो अपना सर उठाकर जैसे ही सामने देखता है तो उसका डर के मारे उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक जाती है। लैंसी चैन अपने मन में सोच रहा होता है, मैं तो उल्लू हूँ, एक नंबर का डफर हूँ, गधा हूँ, बेवकूफ़ भी हूँ, जो बोलने से पहले कुछ सोचता ही नहीं। अरे यार, एक बार बोलने से पहले अपने अगल बगल देखता क्यों नहीं? ले, मार ली ना खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मैंने। अब ये भूरी आंखों वाला जानवर मुझे छोड़ेगा ही नहीं। सच में भाभी इसे हैंडसम जानवर बुलाकर कोई गुनाह नहीं कर रही हैं। अब इस जानवर को गुस्से से भगवान ही बचा सकता है मुझे। अब तो तुम तैयार हो जाओ, या तो मरने के लिए फिर या इसका शिकार होने के लिए। लैंसी चैन, वो भी इस खूंखार जानवर के हाथों से। ये सब सोचते हुए लैंसी चैन पूरी तरह से रोने जैसा मुंह बना लेता है, बेचारा हमारा लैंसी चैन। तभी विंग कहता है, हैंडसम जानवर, तुमने मुझसे बोला था ना तुम माफ़ी मांगोगे मुझसे, वो भी सबके सामने, तो मांगो ना जल्दी से, क्योंकि बच्चों को सोना भी है, नींद नहीं आ रही है उसे। लैंसी चैन कहता है, हद है, अब ये बच्चा कौन है और कहाँ से आ गया? मिस्टर क्रिस लैंसी चैन के बालों को ऐसे थोड़े से सहराते हुए कहते, अबे अकल के पैदल इंसान, वो अपने आप को बच्चा बोल रहा है। लैंसी चैन कहता, ओ ऐसा है, फिर ये तो एक क्यूट बेबी डॉल है, कितने प्यारे हैं, हाय हाय हाय, इनको नज़र ना लगे किसी की। वांग जी अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहता है, विंग, अब कोई जिद नहीं, चलो चुपचाप से सो जाओ, बहुत रात हो गई है। विंग कहता है, नहीं, पहले तुम सॉरी बोलो तभी मैं सोऊंगा, नहीं तो मैं नहीं सोऊंगा। वांग जी विंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं कोई सॉरी नहीं बोल रहा हूँ, समझे, अब चलो ऊपर। विंग वांग जी के हाथों से अपना हाथ छुड़ा लेता है और कहता है, अंकल को बोलने जा रहा हूँ, तुम बहुत दुष्ट और गंदे हो, मुझे रात में सोने भी नहीं देते हो और मेरे साथ वो सभी डर्टी थिंग्स करते रहते हो, तुम बहुत बहुत ज़्यादा बुरे हो, मुझे तुम्हारे साथ सोना भी नहीं है, तुम्हारे हाथ पैर सभी चलते रहते हैं नींद में और मुझे तुम सोने भी नहीं देते हो। और इतना बोलना होता ही है कि उससे पहले ही वांग जी उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता और कहता है, बस चुप करो विंग। विंग वांग जी के हाथों को काट लेता है और कहना कंटिन्यू करता है, और बार बार वो कहता है वांग जी से, बार बार मेरा मुंह क्यों बंद कर देते हो, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ये सब बोलते हुए एक छोटे बच्चे की तरह लग रहा होता है। विंग कहता है, हाँ, और मैं क्या बोल रहा था लैंसी चैन? भाभी, इतना बोलना हो जाता है कि वो चुप हो जाता है, क्योंकि वांग जी लैंसी चैन को डांटते हुए कहता, फालतू की बकवास करना बंद करो और उसको रोकर रूम में जाओ अभी के अभी। विंग अपने पैर पटकते हुए कहता, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, बेबी ब्रो के साथ मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सॉरी चाहिए, सॉरी चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, सॉरी चाहिए, मुझे सॉरी बोलो, नहीं तो मैं अंकल को बोल दूंगा। लैंसी चैन हंसते हुए कहता, भाई, आप अपनी सारी पोल पट्टी खुलवाना चाहते हो क्या? बोल दो ना सॉरी, नहीं तो सच में सबको बता देंगे वो, और आगे आप जानते ही हो। वांग जी अपनी हार मानते हुए कहता है, अच्छा सॉरी, अब ठीक है, अब तो चलो। विंग कहता है, नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं था, आप मुझे सॉरी बोल ही नहीं रहे थे, वो तो ऐसा लग रहा था जैसे आप मुझे सॉरी फेंक के मार रहे हो, मुझे फेंका हुआ सॉरी नहीं चाहिए, मुझे अच्छा वाला सॉरी चाहिए। वांग जी कहता है, मुझे ऐसे ही बोलने आता है, ठीक है ना? विंग कहता, नहीं, अब प्यार से सॉरी बोलो ना, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। वांग जी अपने दांत पीसते हुए कहता है, अच्छा बीबी, सॉरी, गलती हो गई मुझसे, अब तो माफ़ कर दो हमें। विंग कहता है, नहीं, ये भी अच्छा नहीं था, ये तो गुस्से में बोल रहे थे आप। वांग जी अपने मन में कहता है, एक बार रूम में पहुंच जाओ, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये सब सोचते हुए एक डेविल स्माइल करने लगता है।
रिंग उसको यूँ मुस्कुराते हुए देखकर बोलता है, क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हो? हाँ, आप मुझे कच्चा खाने वाले हो क्या? भांग जी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट वॉइस में, सॉरी मेरा बच्चा, मुझसे गलती हो गई थी ना, जो हमने आपके ऊपर हाथ उठाया, डांट लगाई। अब हम बिल्कुल आपको हर्ट नहीं करेंगे और आपको थोड़ा सा ही परेशान करेंगे, ठीक है ना? नहीं करेंगे बेबी। विंग ताली बजाते हुए कहता है, ये अब उठक बैठक करो, वो भी 10 बार। वांग जी कहता है, पर अब ये क्यों करना है और किस लिए? विंग कहता है, ये आपकी पनिशमेंट है मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करने की। आपने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, उस चुड़ैल की ही सुनी थी, सिर्फ और सिर्फ उसकी। वो चुड़ैल की तो ऐसी की तैसी, इसलिए आपको उठक बैठक करना पड़ेगा, वो भी 10 बार, तभी मैं आपको माफ़ करूँगा, नहीं तो नहीं करने वाला। और अपना मुंह फुलाकर दूसरी तरफ कर लेता है। भांग जी मजबूरी में उठक बैठक भी करने लगता है। उसको ऐसा करता देख लैंसी चैन मिस्टर किस से कहते हैं, हाँ, भाई आपको पता है मैंने ना वेदों और पुराणों में पढ़ा था, ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करने के पीछे एक सुंदर नारी का हाथ होता था। हाँ, सुंदर नारी को देखकर वो वैसे मुझे भी अपना तपस्या भंग करने देते उनके पीछे तो मैं भी हो जाता, लेकिन मुझे ये सब चीज़ें ना झूठी लगती थी और मैं सोचता था बस ये एक मनगढ़ंत कहानी है और कुछ भी नहीं, कुछ भी बोल देते हैं, हमें देखने थोड़ी गए थे। उस टाइम पीरियड में क्या हुआ था हमें क्या पता होगा, और क्या ही सच्चाई थी मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। लेकिन अब मुझे लगता है ना कि एक सुंदर ही नहीं बल्कि नर भी ऋषि मुनि को नहीं बल्कि बड़े बड़े राक्षस को भी अपने बस में कर सकता है। और मेरा भाई एक राक्षस है और उसका ये सुंदर सा नर उसकी तपस्या को भंग कर रहा है और उसे अपनी तरीके से नचा रहा है। देखो कैसे अपने इशारों पे वो नचा सकता है उसे। लैंसिचन बोल तो धीरे से रहा था, लेकिन फिर भी वांग जी उसकी सारी बातों को सुन लेता है और फिर वो उसे घूरते हुए कहता है, तुम सुबह मुझे 4 बजे जिम में मिलना। तुम्हारे अंदर ना बहुत चर्बी जमा हो गई है तो उसे निकालना भी तो होगा ना। वो जैसे ही अपने ऊपर जाने की बात सुनता है और वो भी जिम, तभी इस बात से उसके कानों में विंग की रोने की आवाज़ पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ लैंसिचन वो तो पूरा ठंडा पड़ गया था, कहते हैं ना नीला पड़ जाना, वो नीला पड़ गया था। और इस तरफ विंग रो रहा होता है। वांग जी इरिटेट होते हुए पीछे मुड़ता है और कहता है, अब क्या हुआ? विंग अपने मुंह को पाउट बनाते हुए कहता है, मुझे अपनी गोद में लेकर चलो ना, मेरे छोटे छोटे पैर दर्द कर रहे हैं। वांग जी एक लंबी गहरी सांस लेता है और विंग को अपने गोद में उठाकर ऊपर ले जाने लगता है। तभी विंग अपने दोनों हाथों को वांग जी के गर्दन में लपेटकर पीछे मुड़कर सिसी को एक आंख मार देता है और अजीब दिखाते हुए कहता है, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।